दोस्तों सरसों की फसल के लिए डीएपी भारी कमी है मार्केट में। डीएपी के बिना सरसों की खेती हो नहीं सकती है। किसान भाई बड़े चिंतित हैं, बड़े परेशान हैं कि डीएपी मिल नहीं रहा है तो सरसों में डालें क्या, कौन से फर्टिलाइजर डालें, कौन से नहीं डालें, बड़ा कन्फ्यूजन है। और मार्केट में तो डीएपी का नामो निशान ही नहीं है। इस बार तो डीएपी कहीं मिल ही नहीं रही है दोस्तों। हमने भी काफ़ी ट्राई किया, नहीं मिल रहा है। तो क्या करना चाहिए? पूरी साल भर की मुख्य फसल होती है सरसों, क्योंकि सबसे आसान खेती होती है और आसान खेती के साथ साथ इसमें लागत भी कम है और लागत के अनुसार मुनाफा बहुत अच्छा मिलता है, क्योंकि पैदावार बहुत अच्छी होती है और प्राइस भी अच्छी मिल जाती है। तो दोस्तों सरसों की अगर आप सफल खेती करना चाह रहे हैं तो क्या करना चाहिए? अगर डीएपी नहीं मिल रहा तो आपको क्या डालना है, क्या नहीं डालना है, बेस्ट वेराइटियां कौन सी हैं? मार्केट में हज़ारों वेराइटियां दुकानों पे हैं। आप जाओगे तो बड़ा कन्फ्यूजन होगा कि भाई कौन सी वेराइटी ले, कौन सी नहीं ले। लास्ट ईयर कुछ सालों से किस वेराइटी का ज़्यादा अच्छा रिजल्ट रहा, किसका रिजल्ट अच्छा नहीं रहा, खाद डालें तो कौन सा डालें, कैसे डालें, सही तरीका क्या है दोस्तों, आज की वीडियो में डिटेल से डिस्कस करने वाली हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अनीता सिंह। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल इंडियन ऑर्गेनिक जर्नी। दोस्तों वीडियो शुरुआत होने से पहले ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आज की वीडियो में बहुत बड़ा राज बताने वाली हूँ। सरसों की खेती में कम से कम खर्चे में भरपूर जितनी चाहो उतनी पैदावार आप कैसे ले सकते हो। तो सरसों की फसल के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको खेत तैयार करना होता है। ऑर्गेनिक खाद जरूर डालना है, साल में एक बार जरूर डालना है। और सरसों हमारी मुख्य फसल है, अच्छी पैदावार लेनी है तो इसी में आपको डालना चाहिए। गहरी जुताई से पहले गोबर की खाद डालना है। आप तुरंत भी मिला सकते हैं, अभी अगर आपके पास समय नहीं है तो तुरंत आपको ट्राइकोडर्मा, सुडोमोनास या फिर आप एनपीके के बैक्टीरिया मिला सकते हैं, जैसे कि एनपीके कंसोर्टिया आता है या क्रिफ्को का भी आता है, या पीएसबी, एजिटोबैक्टर, केएमबी वगैरह भी अलग अलग लेकर के भी मिला सकते हैं। कुछ भी नहीं है तो दोस्तों अच्छी मात्रा में आप गोमूत्र मिला सकते हैं, उसमें भी ऐसे बैक्टीरिया होते हैं कि तुरंत इसको डिकम्पोज करने लग जाते हैं और पोषक तत्वों से भी भरपूर होता है, अच्छे पोषक तत्व होते हैं, नाइट्रोजन वगैरह। तो इसलिए आपको ये चीज़ें मिला करके उपचारित करके फिर गोबर की खाद डालना है। इसका हमारा ऑलरेडी डिटेल वीडियो आ चुका है। हमने ये गोबर की खाद कैसे उपचारित किया है हम जल्द ही डालेंगे, जो कि आगे हमारे वीडियो आएंगे। अब गोबर की खाद डालना है, खेत तैयार करना है, उसके बाद में आपको डालने चाहिए दोस्तों रासायनिक फर्टिलाइज़र, क्योंकि अगर वो नहीं डालेंगे तो पैदावार पे फ़र्क पड़ता है। यूरिया, डीएपी, एनपीके, एसएसपी क्या डालें दोस्तों, क्योंकि डीएपी तो इस साल मिल ही नहीं रहा है, डीएपी की भारी कमी है। तो क्या डालना चाहिए आपको? डीएपी अगर नहीं मिल रहा है तो दोस्तों आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। फिर भी हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं, उनमें से जो आपको आसानी से मिल जाए वही आप इस्तेमाल कर लें। सबसे पहला सबसे बेस्ट ऑप्शन है दोस्तों एसएसपी फर्टिलाइज़र। एसएसपी सिंगल सुपर फॉस्फेट फर्टिलाइज़र हर कहीं पे आसानी से मिलने वाला फर्टिलाइज़र है और डीएपी की तरह बहुत ज़्यादा महंगा फर्टिलाइज़र भी नहीं होता है। जैसे कि एसएसपी फर्टिलाइज़र ये रहा दोस्तों, मेरे पास है ये एसएसपी फर्टिलाइज़र, इस टाइप का आता है। कुछ दाने मोटे आते हैं, कुछ बारीक आते हैं, तो आपका सीड्रिल मशीन कैसी है उस अनुसार आपको पहले से ही देख लेना है। एसएसपी फर्टिलाइज़र की मात्रा की अगर बात करें तो प्रति एकड़ 60 से 80 केजी तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों बिजाई के समय। ये एसएसपी फर्टिलाइज़र कम लेना है तो 60 केजी 50 केजी भी आप डाल सकते हैं। अच्छी क्वांटिटी में लेना है तो 70-80 केजी सफिशिएंट मात्रा होती है बिजाई के समय। इससे ज़्यादा आपको यूज नहीं करना है। 2 बैग एक साथ में यूज नहीं करना है दोस्तों। 50 केजी का एक बैग आता है तो आपको ये 80 केजी तक हाईएस्ट यूज करना है। अब एसएसपी में आता है दोस्तों सल्फर, कैल्शियम और फॉस्फोरस आता है। और जैसे ये कई बार अलग आते हैं, कुछ बोरोन कोटेड आते हैं, कुछ जिंक कोटेड आते हैं, तो वो एक्स्ट्रा इनमें न्यूट्रिशन मिल जाएगा, लेकिन नाइट्रोजन इसमें नहीं है। तो नाइट्रोजन के लिए आपको क्या यूज करना है? यूरिया फर्टिलाइज़र। अगर आप एसएसपी ले रहे हैं तो आपको यूरिया अलग से यूज करना होगा। आजकल सभी यूरिया नीम कोटेड आते हैं, तो ये यूरिया जिसमें कि 46% नाइट्रोजन आता है ये आपको ज़रूर यूज करना है। और बिजाई के समय में यूरिया फर्टिलाइज़र 30 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से सफिशिएंट मात्रा होता है, लेकिन दोस्तों मिला करके रखना नहीं है, जो कि आगे मैं डिस्कस करूँगी क्या सावधानियाँ रखनी है, कैसे यूज करना है। अब इसमें एसएसपी में पोटाश भी नहीं होता है, तो पोटाश के लिए भी आपको अलग से फर्टिलाइज़र लेना है, वो है एमओपी फर्टिलाइज़र, जो कि ये देखिए रेड कलर का सा आता है।
MOP म्यूरेट ऑफ पोटाश, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 25 kg प्रति एकड़ के हिसाब से आपको MOP लेना होता है। फर्स्ट दोस्तों हमारा जो बेस्ट कॉम्बिनेशन हुआ है वो है SSP फर्टिलाइज़र, इसके साथ में यूरिया, MOP और इसके साथ में जादुई कॉम्बिनेशन लास्ट में आपको ज़रूर लेना है दोस्तों। मैं काफ़ी समय से रिकमेंड कर रही हूँ क्योंकि हमने इसका बहुत ही जादुई रिजल्ट देखा है, इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ। मेरा वीडियो आपने देखा है, देख रहे हैं, तो इस बार इसको ज़रूर यूज करके आप देखें। यह है दोस्तों सीवीड फर्टिलाइज़र जो कि A ग्रेड का आता है। ये देखिए इस टाइप का आता है और डिटेल वीडियो भी मेरा ऑलरेडी आ चुका है। 100% वाटर सोलेबल आता है, 80% शुद्ध आता है। दानेदार फॉर्म वाला में दोस्तों 10-20% ही आता है, ज़्यादा परसेंट नहीं आता, इसलिए हमें रिजल्ट नहीं मिलता। और दानेदार वाले में क्ले मिट्टी ज़्यादा आती है, परसेंटेज सीवीड की बहुत कम आती है, इसलिए रिजल्ट नहीं मिलता है। तो ये इन्हीं पे चिपक जाएगा। इन फर्टिलाइज़र को जब आप मिक्स करके डालेंगे तो इन्हीं पे चिपक जाएगा, इसलिए आपको साथ में यूज कर लेना है। ये पाउडर फॉर्म में आता है, लेकिन दोस्तों ये 80% शुद्ध है। कहाँ 10%, 20%, कहाँ 5% और कहाँ 80%, कितना डिफरेंस हो गया। प्राइस में भी ये सस्ता आता है। ये 25 kg का बैग आता है, क्योंकि इंपोर्ट होता है इसलिए 25 kg का ही बैग आता है, जो कि 350 रुपये के हिसाब से 8750 में मैं इसको परचेज करती हूँ। आप कितने में परचेज कर पाएंगे वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मार्केट में बहुत महंगा मिलता है, तो आप ये परचेज कर सकते हैं। जहाँ से मैं परचेज करूँ वहाँ से सुपर ऑर्गेनिक से, जो कि जयपुर के बहुत बड़े डीलर हैं, इम्पोर्टर हैं, इम्पोर्ट करते हैं और बहुत ही विश्वसनीय डीलर हैं दोस्तों, इसलिए आप वहां से परचेज कर सकते हैं, सुपर ऑर्गेनिक जयपुर से। और ये दोस्तों 1 kg प्रति एकड़ के हिसाब से 10-15 kg नहीं यूज करना है, सिर्फ 1 kg यूज करना है दोस्तों। ये देखिए 2 बोवेल हैं, सिर्फ ये 1 एकड़ में सफिशिएंट मात्रा है। ये तो दोस्तों अगर आपके पास कम दूरी में खेती है तो 3-4 साल इसकी सेल्फ लाइफ होती है, 3-4 साल तक ये ख़राब भी नहीं होता है, तो ये आपके पास रख सकते हैं। सरसों की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव चाहिए होता है, ज़्यादा सूट्स चाहिए होते हैं और लंबी चाहिए होती है, तो वो इससे रिजल्ट मिलता है। और सर्दियों में जाकर के क्या होता है कि धूप कम मिल पाती है, प्रकाश संश्लेषण कम हो पाता है, तो उसमें प्रॉपर खाना बनना चाहिए। पौधा में क्लोरोफिल की मात्रा अच्छी बननी चाहिए, कम धूप में भी, कम प्रकाश में भी, तो उसमें ये सीवीड बहुत ही सक्षम है। बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है इसका। रूट डेवलप के लिए हर तरीके से बेस्ट है, जो कि ऑलरेडी मेरा डिटेल वीडियो आ चुका है, वो आप ज़रूर देख लीजिए। हम भी इसका यूज करेंगे, वो उस टाइम हम आपको लाइव दिखाएंगे भी कैसे यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट दोस्तों, अगर आपके पास SSP फर्टिलाइज़र नहीं है तब आपको क्या करना है। SSP तो नहीं मिल रहा, तो दोस्तों बहुत तरीके के ऑप्शन हैं। NPK 12-32-16 आप इस्तेमाल कर सकते हैं। NPK 12-32-16 में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास तीनों चीज़ें ही हो जाती हैं, और NPK का केवल 1 बैग यूज करेंगे तब भी सफिशिएंट रहेगा। 50 kg से लेकर के 60-70 kg तक ही यूज कर ले, लेकिन साथ में यूरिया नहीं लेना है, MOP नहीं लेना है, उसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास तीनों ही प्राथमिक पोषक तत्व आ जाते हैं। तो और साथ में दोस्तों, क्योंकि सरसों है वो तिलहनी फसल है, तेल की मात्रा बढ़नी चाहिए और शुरुआती स्टेज से उसमें रोग नहीं आने चाहिए। फंगस वाले रोग आजकल, लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था सरसों में, शुरुआत से ही फंगस वाले रोग आ जाते हैं, जिसकी वजह से तना गलन की समस्या आती है, जड़ गलन की समस्या आती है, और भी कई टाइप की समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो इसलिए आपको साथ में ही सल्फर यूज करना है। और क्योंकि सीड अभी तो आपने डाला है, बिजाई के समय आप डालेंगे, जर्मिनेट होगा, धीरे धीरे बड़ा होगा, तो बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए आपको डालना है बेंटोनाइट सल्फर, जो कि स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र आता है। ये देखिए बेंटोनाइट सल्फर आप किसी भी कंपनी का यूज कर सकते हैं, दाल वाली टाइप की आती है ये। तो ये बेंटोनाइट सल्फर आपको यूज करना है। प्रति एकड़ के हिसाब से 10 kg आपको इसकी मात्रा लेनी है। तो NPK के साथ में आपको लेना है सिर्फ बेंटोनाइट सल्फर लेना है, और सेकंड आपको लेना है सीवीड फर्टिलाइज़र। ये भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन जाता है। तो दोस्तों आप NPK 12-32-16 यूज कर सकते हैं या SSP फर्टिलाइज़र यूज कर सकते हैं। अब इनकी दोस्तों अच्छे से बिजाई करनी है, पलेवा अच्छे से करना है। पलेवा में भी क्या करना है, आपको ऐसे कुछ चीज़ें डालनी है जिसकी वजह से pH थोड़ा डाउन जाए, मेंटेन हो, आपकी मिट्टी भुरभुरी रहे, और जो आप ये फर्टिलाइज़र डालेंगे वो लगने चाहिए फसलें, उसके लिए कुछ अलग चीज़ें आपको डालनी होंगी, जो कि मेरा लाइव वीडियो आगे आएगा।
अब नेक्स्ट आपको बिजाई के समय सबसे इम्पोर्टेंट है, फर्टिलाइज़र में भी ऑप्शन मिल जाएंगे लेकिन आपको सीड में ऑप्शन नहीं मिलते हैं, क्योंकि सीड का सिलेक्शन अगर गलत हो गया तो पैदावार की उम्मीद वहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो लास्ट ईयर जो कुछ सालों से जिनका बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है वो है दोस्तों, सबसे फर्स्ट नंबर पे आती है पायोनियर की 45S46। और यहाँ पे मैं क्लियर कर देती हूँ, ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है। लास्ट ईयर के मेरे 2 सालों के आप वीडियो देखिए कि हम इसको ज़रूर यूज करते हैं और हमें अच्छी पैदावार मिलती है। तो 45S46 जैसे पायोनियर जैसी अच्छी कंपनी का आप सीड यूज कीजिए। सेकंड दोस्तों, पायोनियर की 45S47, ये भी बहुत अच्छी वैरायटी है। लास्ट ईयर हमने यूज किया था और अच्छा प्रोडक्शन मिला और किसी भी टाइप की समस्याएं देखने को नहीं मिली, तो ये भी अच्छा है। पायोनियर के बाद में जो नेक्स्ट नंबर पे जो कंपनी आती है जिसका सबसे ज़्यादा किसान भाई यूज करते हैं वो है एडवांटा। एडवांटा की 2 वैरायटी आती हैं दोस्तों, एक है एडवांटा 414, इसका बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, और सेकंड है एडवांटा 427। ये 2 वैरायटी बहुत चलती हैं। तो यूट्यूब का या सोशल मीडिया का भ्रामक प्रचार देख करके सीड आपको परचेज नहीं करना है दोस्तों। और कौन सी वैरायटियाँ इनके अलावा भी आती हैं वो भी मेरा ऑलरेडी डिटेल वीडियो आ चुका है। इस तरीके से आपको बिजाई करनी है। पहले किसी भी कंपनी का आप सीड लीजिए, बिजाई से पहले इसको उपचारित ज़रूर करना है, सीड ट्रीटमेंट ज़रूर करना है, क्योंकि शुरुआती स्टेज में छोटे छोटे कीटों से भी नुकसान हो सकता है या फिर फंगस वाले रोगों का अटैक होगा तब भी नुकसान हो सकता है। तो इसलिए बेस्ट अभी जो कॉम्बिनेशन में आ रहा है यूपीएल का इलेक्ट्रॉन, जिसमें फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड का कॉम्बिनेशन आता है, तो आप उससे उपचारित कर सकते हैं सीड को। या फिर बाहर का गाउचो भी आता है, जैसे कि एजोक्सिस्ट्रोबिन, थायोफेनेट मिथाइल और थायोमेथोक्सम, 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन आता है इलेक्ट्रॉन। तो बेस्ट है कि अगर वो मिल जाए तो उससे आप सीड उपचारित करके और फिर छाया में थोड़ा सुखा करके फिर बिजाई करें। लास्ट में आती है दोस्तों सावधानी की। सावधानी क्या रखनी चाहिए? कुछ चीज़ें हैं जिनको ज़रूर में अगर आप ध्यान रखेंगे तो पैदावार बहुत अच्छी मिलेगी, जर्मिनेशन बहुत अच्छा होगा। जर्मिनेशन अच्छा होगा तो आगे चल कर के फसलें भी आप स्वस्थ रख लेंगे। सबसे पहली सावधानी कि बिल्कुल सूखे में बिजाई नहीं करनी है, क्योंकि अभी भी थोड़ी सी दिन में जैसे ही धूप आती है तो सीड जर्मिनेट नहीं होगा। सेकंड सावधानी है, डीएपी के साथ में सरसों की बिजाई नहीं करनी है। डीएपी के दाने के पास में अगर सरसों का दाना रह गया, डीएपी जैसे ही नमी पकड़ता है, डीएपी के पास जैसे नमी जाएगी या पानी जाएगा, नमी मॉइस्चर होगा, तो उससे दोस्तों डीएपी से अमोनिया गैस रिलीज होती है और हीट जनरेट होता है। हीट की वजह से, गर्मी की वजह से सरसों की सीड में कई तरीके की दिक्कतें आती हैं, जैसे कि सीड जर्मिनेट नहीं हो पाता है। आपको लगता है कि वैरायटी ख़राब है, जबकि वैरायटी बहुत अच्छी होती है, लेकिन आपने डीएपी भरपूर डाल दिया, उसकी वजह से वो जर्मिनेट नहीं हो पा रहा है। तो इस तरीके की समस्या आ सकती है। या कई बार ऐसा होता है कि सीड जर्मिनेट हो गया और बाद में छोटा छोटा पीला होकर के निकल रहा है। कुछ किसान भाई कहते भी हैं कि हमारे जर्मिनेट हो गया, सरसों मर रही है निकलते ही। थर्ड सिचुएशन हो सकती है, जैसे सरसों की 2 पत्तियां निकलती है तो एक पत्ती जली हुई निकलेगी, इस टाइप के भी सिम्टम होता है। तो ये सारे नुकसान डीएपी के होते हैं। विशेष तौर से सरसों में डीएपी के साथ में बिजाई नहीं करनी है दोस्तों, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है आपको। थर्ड नेक्स्ट सावधानी की, बहुत ज़्यादा गीली मिट्टी में भी आपको बिजाई नहीं करनी है, क्योंकि सरसों का सीड लंबे समय तक अगर ज़्यादा गीला रहेगा तो सड़ जाएगा और जर्मिनेट नहीं होगा। तो ये कुछ चीज़ों की आपको सावधानी ज़रूर रखनी है। और हर्बिसाइड की एक्सिस मात्रा आपको यूज नहीं करना है, जैसे कि पेंडामेथिलिन वगैरह कुछ किसान भाई यूज करते हैं। तो कोशिश कीजिए कि बिजाई से पहले आप उसका यूज करें। बिजाई करके कुछ किसान भाई बाद में यूज करते हैं और एक्सिस मात्रा ज़्यादा मात्रा में यूज करते हैं, जिसकी वजह से भी सीड जर्मिनेशन में दिक्कत आती है। तो इन चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान रखें। और आगे भी दोस्तों सरसों पे मेरी कंप्लीट सीरीज हर साल मैं लेकर के आती हूँ कि हम फर्स्ट पानी में कौन सा फर्टिलाइज़र डालते हैं, कैसे डाल रहे हैं। और इस बार हमारे चैलेंज लिया है कि सरसों की 100% ऑर्गेनिक खेती हम करने वाले हैं। लाइव हम आपको दिखाएंगे। तो फटाफट देर किस बात की, सबसे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और ऐसे ही लाइव नॉलेजफुल जानकारी के लिए दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।